नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से आ जाइए आप लोग। और देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं हमारी बदलती पृथ्वी। जी हाँ, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए हैं। पहला चैप्टर पर्यावरण, दूसरा चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर पढ़े और तीसरा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी पर हम लोग क्या-क्या देखेंगे? हमारी जो ये पृथ्वी है, ठीक है? जिस पर हम लोग रह रहे हैं। इस पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन क्या होते रहता है? बदलाव होते रहता है ना? और वो बदलाव कैसे होता है? क्यों होता है? क्या कारण है ना? इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। चाहे वो समुद्र हो, नदी हो, हवा हो, है ना? या फिर मनुष्यों के द्वारा जो ये बदलाव होता है हमारी पृथ्वी पर और उससे किस-किस प्रकार की आकृतियाँ बनती है और उसी आकृति के बारे में जानेंगे। ठीक है? जैसे समुद्र के द्वारा भी बहुत सारी आकृतियाँ बनती है, समुद्र में जो लहरें आती है उसके वजह से, है ना? जो रेगिस्तान में जो हवाएँ चलती है उसके वजह से बहुत प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है? तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? अंतर्जनित चीज़ें हैं, बहिर्जनित चीज़ें हैं, है ना? अंतर्जनित में आपका जैसे कि जो भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटती है उससे आकृति का निर्माण होता है ना? सुनामी के वजह से हो जाता है, ठीक है? भूकंप के वजह से हो जाता है, ठीक है? अब बहुत अत्यधिक तेज भूकंप आएगा तो क्या होगा? घर-मकान सारा लुढ़क जाएगा, है कि नहीं? हम अब यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा पाएँगे? नहीं, हम भी चले जाएँगे नीचे। तो इसके वजह से बहुत सारी स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे अभी हमारी बदलती पृथ्वी में भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी के बारे में, है ना? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझने को अभी मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है? और हम लोग ये जो चैप्टर है ना हर एक एग्ज़ाम के लिए आपका ये क्लास चल रहा है। चाहे वो आपका प्रधान शिक्षक हो, सीटेट हो, केवीएस हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, सभी के लिए एनसीईआरटी हमारे लिए क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, मैथ हो, कोई भी एनसीईआरटी बुक आप पढ़ते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और हम लोग सिलसिलेवार ढंग से चल रहे हैं, 6 क्लास आपका समाप्त हो गया है, 7 क्लास में हम लोग आ चुके हैं और आज है आपका तीसरा चैप्टर। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग और इससे पहले आप हमारे चैनल में अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? और वहां पर आपको सभी पीडीएफ नोट्स जो भी है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? प्रधान शिक्षक की हमारे यहाँ अभी पूरी तैयारी चल रही है और उस तैयारी में दोस्तों आपको सभी चीज मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि आप कैसे हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं, है ना? नया बैच जो शुरू हुआ था आपका 2 तारीख से शुरू हुआ था और देखिए प्रधानाध्यापक की भी आपकी वैकेंसी आने वाली है। प्रधानाध्यापक की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा मार्च अप्रैल तक। फरवरी में बीपीएससी को भी भेजा जाएगा, उसके बाद एक आध महीना बाद आपको इसके मतलब वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है? तो 2 तारीख से हम लोग शुरू किए हैं और अगर आप प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की भी तैयारी कर रहे होंगे तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक दोनों का सिलेबस लगभग 80% सेम है ना? 20-30% थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, पढ़ भी सकते हैं, आपकी इच्छा है ना? 2 तारीख से नया बैच शुरू हुआ है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाला जो हर एक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते रहेगा, है ना? एग्ज़ाम कब होगी, कैसे होगी, है ना? कैसे तैयारी करना है, हमारे यहाँ जो पूरी तैयारी करवा दे रहे, कैसे उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सारा चीज़ हम लोग तैयारी करने वाले हैं सभी चीज़ों का, है ना? और जो हमारे पुराने टीचर हैं, ठीक है? अगर वो तैयारी जारी रखना चाहते हैं तो उनका मात्र ₹251 उनका फी लगेगा, है ना? कितना लगेगा? तो मात्र ₹251 जो पुराने शिक्षक हैं और जो पहले से हमारे यहाँ जुड़े हुए थे, ठीक है? जो पहले से पढ़ रहे थे, अगर वो चाहते हैं कि फिर से उनकी तैयारी जारी रहे, तो आप इसी नंबर पर, है ना? ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपको 251 पे करना पड़ेगा पुराने लोगों के लिए। जो नए लोग हैं अभी तक नहीं जुड़े थे तो उनका चार्ज है मात्र 499 अभी, है ना? ये फी आपका भी कुछ दिन बाद इंक्रीज हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इस पर आपको पे करना होगा फोन पे के माध्यम से, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से। और जो भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे और इसी नंबर व्हाट्सएप पर हमको आप भेज दीजिएगा, ठीक है? बस इतना ही काम करना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको फिर सब चीज मिलते रहेगा, है ना? कोई मंथली चार्ज नहीं है, एक ही बार पे करना है और आराम से पूरा कोर्स की तैयारी करनी है, ठीक है ना? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपने
क्लास की ओर। हमारा जो क्लास है हमारी बदलती पृथ्वी, नाम ही है हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी पृथ्वी पर निरंतर हमेशा क्या होते रहता है, तो चेंजेज होते रहती है। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए हम लोग जैसे पिछले क्लास हम लोग अच्छे से समझे थे, इस क्लास को भी एकदम एक एक लाइन समझते हुए चलेंगे और फिगर के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाते हुए चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये बहुत सारी प्लेटों में विभाजित है ना। जैसे कि इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, बहुत सारी प्लेटों में क्या है, बड़े बड़े प्लेटों में विभाजित है। और ये जो प्लेटें हैं ना, ये प्लेट क्या कर रही है, तो गति कर रही है। ठीक है, ये प्लेट क्या कर रही है, गति कर रही है। अभी भी हम जो है ना, इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे मतलब कि जा रहे हैं, यानी कि हम हमारा जो इंडिया है दोस्तों, है ना, इंडिया जो है ना, ये आपका इधर की ओर धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, तो खिसकते जा रहा है। ठीक है, हम पहले अफ्रीका में सटे हुए थे, ठीक है, मेडागास्कर के पास, लेकिन धीरे धीरे करके हम कहां पे आ गए हैं। अगर आप वर्ल्ड का मानचित्र देखते हैं तो वहां पर आप समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या समझाया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी कि जो स्थल मंडल के अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें क्या कहते हैं, तो स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, जिस पर हम रहते हैं, ये बहुत सारी प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेट के बारे में आपको पढ़ना है काफी ऊपर क्लास में। ठीक है, अभी उस प्लेट के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हम लोग ऊपरी क्लास में जाएंगे तो फिर उसको भी वहां भी समझेंगे। कह रहा है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ क्या करते रहती है, तो घूमती रहती है। कोई प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही है, तो कोई प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ रही है, कोई प्लेट एक दूसरे के नीचे जा रही है, कोई ऊपर जा रही है। मतलब कि ये जो प्लेटें हैं क्या कर रही है, तो गति कर रही है। लेकिन क्या आपको पता चल रहा है? नहीं, क्योंकि ये इतनी धीमी गति से गति कर रही है कि समझ में नहीं आएगा। साल भर में कुछ मिलीमीटर दोस्तों ये गति कर पाती है। ठीक है, एक साल में, मतलब कि ऐसा अंदाजा मतलब वैज्ञानिकों ने इसको नापा है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ये क्या करती है, तो गति करती है। तो इसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने में बहुत समय लग जाता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं, है ना। तब जाकर के पता चलता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो गति कर रही है। आज जो अपनी पृथ्वी को आप देख रहे हैं ना, हमारी पृथ्वी को आप देख रहे हैं, क्या है, सभी अलग अलग है ना। उत्तरी अमेरिका वहां है, दक्षिणी अमेरिका उसके नीचे है ना। देखिए आप इसमें उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया। ठीक है, तो ये अभी ऐसे आपको दिख रहा है, लेकिन ये एक समय क्या था, सभी जो स्थल मंडल है ना, वो एक जगह थे आपस में मिले हुए। अगर आप इसको मिलाइएगा, है ना, अगर आप इसको मिलाते हैं, जैसे कि देखिए देखिए ये वाला है आपका दक्षिण अमेरिका, है कि नहीं, ये है आपका अफ्रीका। अगर इस दोनों को अगर आप जोड़ते हैं ना, इसको और इस स्थल को और इस स्थल को, तो ये वाला जो पार्ट है ये यहां जाकर के समा जाएगा और ये वाला पार्ट आपका यहां समा जाएगा। मतलब कि ये जो पृथ्वी है ना दोस्तों, जो ये स्थल मंडल है, एक समय में सभी क्या थे, तो मिले हुए थे, और उसको कहा जाता था पेंजिया, है ना। ये जो पृथ्वी है ना, ये जितने भी स्थल है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये क्या थे, आपस में एक जगह मिले थे सभी स्थल। ठीक है, और इसको का नाम दिया जाता था, क्या नाम दिया जाता था, इसको पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे, है ना। और ये जो पेंजिया था ना, इसके उत्तर वाले भाग को कहते थे अंगारा लैंड। ठीक है, क्या कहते थे, अंगारा लैंड। उत्तर वाले भाग को कहा जाता है अंगारा लैंड, और दक्षिण वाले भाग को क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। और देखिए बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत है, ये किसका भाग है दोस्तों, तो ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है ना। यानी कि जब गोंडवाना लैंड ये था, जब ये पूरी पृथ्वी एक साथ जुड़ी हुई थी, है ना, जितने महादेश है सब आपस में जुड़े हुए थे, तो उसी समय से हमारा ये जो भारत वाला है दोस्तों, ये जो हमारा भारत है, जो दक्षिणी भारत है, ये उसी का भाग है, गोंडवाना लैंड का ही ये भाग है। और गोंडवाना लैंड क्या है, बहुत पुराना है। तो बहुत पुराना है, तो ये पूरा क्या हो गया है, पूरा ये पठारी इलाका है, पूरा जो दक्षिण भारत है। ठीक है ना।
चलिए, तो ये चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिए और आगे जैसे जैसे आते जाएगा वहां पर हम समझते चलेंगे। बीच में एक सागर था, ये जो पेंजिया है ना, इसके बीच में क्या था, एक सागर था जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है टेथिज सागर। क्या नाम है? टेथिज सागर। ठीक है, और आज जहां पर हिमालय है ना, वहां पर यही सागर था दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि आज जो हमारा हिमालय पर्वत है वहां पर पहले कौन सा सागर था, तो टेथिस सागर था पहले वहां पर। ठीक है, ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड, और ये फिर क्या हुए, धीरे धीरे ये टूट गए और फिर एक दूसरे से अलग हो गए। समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, जो प्लेटें हैं ना ये कुछ मिलीमीटर क्या करती है, तो गति करती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा, है ना, कल ही बताए थे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा है ना, मेंटल में। और वो मेंटल में मैग्मा जो है दोस्तों हमारी परपटी पर क्या करती है, तो धक्का लगाती है, और जहां पर परपटी कमजोर होता है तो उसको तोड़ करके बाहर निकल आती है, और बाहर निकल आती है तो उससे क्या होगा, ज्वालामुखी फट जाता है, और ज्वालामुखी जब फटेगा तो लावा क्या आएगा, ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो धीरे धीरे वो जमेगा, और जमेगा तो उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पिघला हुआ जो मैग्मा होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। क्या कह रहा है, कितना बढ़िया बात बोला कि पिघला हुआ जो मैग्मा है ना, इसके होने वाली गति के वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, जो हमारी जो ऊपर वाली परपटी है उसके नीचे क्या है, मेंटल है, और मेंटल में ही ये पूरा मैग्मा है, और मेंटल जो भाग है ना वो किस रूप में है, तरल रूप में है। उस पर ये क्या है, पूरे प्लेट तैर रही है, पूरा प्लेट क्या कर रही है, तैर रही है, और यही कारण है कि जो हमारी पृथ्वी है वो गति कर रही है। ठीक है, अब पानी के ऊपर देखिए एक छोटा सा प्लेट रख दीजिए तो प्लेट क्या करेगा, तैरेगा ही तैरेगा, है ना। आप एक टब ले लीजिए, उसके ऊपर प्लेट धर दीजिए तो डूबेगा तो नहीं ना, वो तैरते रहेगा उस पर। ठीक है, तो वही चीज आपका ये है, कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, कैसे घूमता है, वृत्तीय रूप में, जैसा कि क्रियाकलापों में दिखाया गया है। अब देखिए क्रियाकलाप यहाँ पर एनसीईआरटी का यही खासियत है कि यहाँ पर आपको क्रियाकलाप दिया गया है। आप बच्चे तो नहीं है लेकिन क्रियाकलाप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसको समझ लीजिएगा क्रियाकलाप को, तो आप फिर समझ लीजिएगा। जैसे कि आप बनाते हैं घर में चावल, अब तो चावल जैसे कुकर में बना लेते हैं ना, अगर आप इसको तसली में बनाइए, ठीक है, तसली में बनाइएगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए उसी रूप में आपको यहाँ पर बनाया गया है, हाँ, नीचे आग जला दिया गया है कि नहीं, नीचे आग जला दिया गया है। क्या कह रहा है कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली ले लीजिए, ये देखिए रंगीन कागज की छोटी सी गोली यहाँ पर ले लिए, ये टब में पानी यहाँ पर क्या किए, तो भर दिए। कह रहा है कि और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए, है ना, इस ये जो पात्र है इसमें हम इसको डाल दिए, है ना, ये क्या था, लाल रंग की गोली। ठीक है, कह रहा है कि बीकर की तिपाई पर गर्म रख करके इसको क्या करना है, गर्म करना है। अब यहां से नीचे से आग लगा देंगे, आग लगा देंगे तो ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे करके खौलेगा, और खौलेगा तो ये क्या होगा, ये जो लाल वाला जो दिख रहा था ना, ये क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। जैसे चावल बनाते हैं तो क्या, चावल बनाते हैं तो क्या होता है, पूरा एकदम वो निकलते रहता है कि नहीं, चावल ऊपर नीचे होते रहता है। अगर जैसे ही गैस को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, वो शांत हो जाता है। वही चीज यहां भी है, हमारे जो मेंटल में ना जो मैग्मा है वो क्या हो रहा है, मैग्मा पूरा एकदम आग है दोस्तों, है कि नहीं, कल ही समझे थे, जो ज्वालामुखी है वो क्या है, पूरा आग है। ठीक है, वो लावा क्या है, जब ऊपर आते हैं तो उसको लावा कहते हैं, नीचे है तो मैग्मा, तो मैग्मा पूरा एकदम आग है, और वो आग जब नीचे जल रहा है तो क्या होगा, उस पर धक्का मार रहा है, पृथ्वी परपटी के ऊपर धक्का मार रहा है, और जहां पर कमजोर मिलता है तो उसको तोड़ के निकल जाता है। और यही धक्का मारने की वजह से ही क्या होता है, ये जो नीचे से क्या कर रहा है, इस स्थल पे धक्का मार रहा है, और जहां पे कमजोर रहता है वहां पर भी भूकंप होती है। ठीक है, जहां पे कमजोर होता है उसको तोड़ करके निकल जाती है, अगर तोड़ करके नहीं निकल पाई तो फिर वहां पर हल्का भूकंप का झटका भी महसूस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा कारण यहाँ पर दिख रहा है, कह रहा है कि तिपाई पर रखकर गर्म करे, और जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है, और ठंडे पानी में क्या होता है, और जब पानी जब ठंडा हो जाता है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठ जाती है, क्योंकि नीचे पूरा गर्म है, ये पूरा एकदम धधकेले है पकड़ के नीचे से, है कि नहीं, तो ये मेन कारण यही है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको समझ लिए। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा इसी प्रकार की गति कर रहा है, अभी आपको समझा दिए। पृथ्वी के अंदर क्या है, जो मैग्मा है, मैग्मा कहां पर ही है, तो मेंटल में है। ठीक है, और मेंटल को क्या कर रहा है, परपटी पर नीचे से
धक्का मार रहा है। ऊपर से मान लीजिए कि कुछ रख दिए हैं, है ना, यह स्थल क्या है, तो मैग्मा के ऊपर रख दिया है, नीचे आग जल रहा है, तो क्या होगा, उस पर तो मारेगा ही, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, क्रियाकलाप को समझ लिए। कह रहा है कि प्लेट की इस गति के कारण, है ना, देखिए एक एक पॉइंट को समझिएगा, है ना, ज्योग्राफी चीज है, रटने वाला नहीं है, समझने वाला है, ठीक है, रटने वाला नहीं है, समझने वाला। एक बार समझ जाइएगा ना तो फिर कभी नहीं भूलिएगा। कह रहा है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है। भाई साहब देखिए, इसी गति की वजह से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब जो प्लेटें चल रही है ना, प्लेट की गति की वजह से ही आज हिमालय का निर्माण हो गया है। प्लेट की गति के वजह से ही आज हिमालय का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। और हिमालय जो है ना, अभी भी मतलब कि इसका निर्माण हो ही रहा है, समझे। हिमालय का जो निर्माण है अभी भी हो रहा है, देखते हैं ना, कोई कोई बुक में आप इसकी ऊंचाई पढ़ते होंगे 8,850 मीटर, है ना। ये क्या है, ऊंचाई बढ़ रही है, ये ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या कर रहा है कि पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती। अब ये जो उत्पन्न होती है, इसको दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन से, तो एक कहा है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है। अब आंतरिक भाग में कौन सी घटित हो रहा है भाई, ज्वालामुखी वाला क्रिया, भूकंप वाला क्रिया, ये पृथ्वी के अंदर न हो रहा है। पृथ्वी के ऊपर थोड़ी भूकंप आता है, नीचे आता है, उसका प्रभाव दिखता है हमें पृथ्वी के ऊपर पे, है कि नहीं। तो ज्वालामुखी जो उत्पन्न होता है वो कहां से, नीचे से। भूकंप जो उत्पन्न होता है वो नीचे से, ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव हमें दिखता है पृथ्वी के ऊपर। तो ये दो प्रकार के बल हो गए, एक तो अंतर्जनित हो गए जिसको एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे, ध्यान रखिएगा, और एक हो जाएगा बाहरी बल, है ना, जिसको कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे, ठीक है। एक तो आंतरिक बल के वजह से पृथ्वी पर निर्माण होगा स्थल का, क्योंकि आज का चैप्टर ही है फिर हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया के वजह से हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी आकृतियों का निर्माण होगा, और बाहरी बल के वजह से ही बहुत सारी आकृति का निर्माण होगा। पहले पढ़ेंगे आंतरिक, उसके बाद पढ़ेंगे बाहरी, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। अंतर्जनित बल आपको कह के आता है कि भूकंप हम आने वाले हैं, भाई साहब आप सतर्क हो जाइएगा, कहता है नहीं ना। जब मन करे, अभी जैसे पढ़ा रहे हैं, अभी भी भूकंप आ सकता है, आ सकता है कि नहीं, हमको कह के तो नहीं आएगा, है ना। और वैज्ञानिक अभी भी इसका मतलब कि पूर्ण रूप से पता नहीं लगा पाया है कि कब भूकंप आने वाली है एग्जैक्ट, है ना। अगर 2-4 घंटा पहले अगर समझ में आ जाए, पता चल जाए, अगर वैज्ञानिक के द्वारा बता दिया जाए कि यहाँ पर बहुत तेज भूकंप आने वाली है, तो जानमाल की क्षति होगी ही नहीं, है ना, सारा वहां पर एरिया खाली हो जाएगा। लेकिन ऐसा अभी भी नहीं हो पाया है, ठीक है। कह रहा है कि अंतर्जनित जो बल है ये कभी, ये क्या है, आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अकस्मात है, कभी भी ये आ सकता है ना, आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी धीमी गति, कह रहा है कि भूकंप एवं ज्वालामुखी एग्जाम्पल दोस्तों आप याद रखिएगा, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, बहुत हानि होती है ना। आया था ना भूकंप 2000 लगता है 11-12 में आया था भूकंप, जबरदस्त, नेपाल में भी पूरा हुआ था, पटना में भी बहुत सारा बिल्डिंग मतलब कि इधर उधर हिल गया था, है ना, रुक गया था, लेकिन यहाँ पर जान माल की क्षति नहीं हुई थी, है ना, हम भी उस समय पटना में ही थे, ठीक है। तो भूकंप आता है तो इससे बहुत ज्यादा जान माल की क्षति होती। अब देखिए यहाँ पर एक ये जो डायग्राम दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा देखिए, पृथ्वी की गति, है ना, हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, अभी आपको समझे। ये वाला जो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये सब चीज जो है ना, आप जब मेंस लिखते हैं तो वहां पर आपको ये सब चीज काफी काम देगा, ठीक है। जैसे पृथ्वी की गति दो प्रकार की हो गई, एक तो अंतर्जनित समझ लिए, एक बहिर्जनित समझ लिए। अंतर्जनित में क्या क्या आएगा, बहिर्जनित में क्या क्या आएगा, है ना। अब इसी का फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे अंतर्जनित को और बहिर्जनित को। अंतर्जनित में दोस्तों एक तो आकस्मिक बल हो गया, है ना, एक आकस्मिक बल हो गया, बिना कहे पूछे आ गया भूकंप, बिना कहे पूछे ज्वालामुखी फट जाएगा, यहां भी फट सकता है ना, यहां भी ज्वालामुखी फट सकता है, हम चल जाएंगे अंदर फिर, है कि नहीं। और एक हो गया आपका पटल विरूपण बल, यानी कि पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है, ठीक है। ये देखिए आकस्मिक में क्या आ जाएगा, भूकंप हो जाएगा, ज्वालामुखी हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा। भूस्खलन भी इसी में आता है। भूस्खलन किसको कहते हैं, नाम ही है भूस्खलन, भू माने जमीन, खलन मतलब गिर जाना, है ना। तो भू में खलन पड़ गया दोस्तों, तो इसको कहेंगे भूस्खलन। और ये कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये चले जाइए आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, बार बार पेपर में देखने को मिलता होगा, वहां पर भूस्खलन होने की वजह से 4 लोगों की मृत्यु, 5 लोगों की मृत्यु, है कि नहीं। तो ये वाला देखने को मिलेगा आपको कहां पर,
तो मतलब पहाड़ी इलाका में हिमाचल प्रदेश चल जाइए, उत्तराखंड चल जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहां पर आपको भूस्खलन होते रहता है ना। क्योंकि ऊपर से जो पहाड़ है ना, अब पहाड़ के ऊपर क्या कर रहा है, मनुष्यों ने जाकर के वहां पर तो अतिक्रमण कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, पहाड़ को काट काट के, तो उसी से भी भूस्खलन हो सकता है। नहीं तो यहाँ पर बर्फबारी भी होता है और बर्फ मतलब कि खसक करके फिर नीचे गिर जाता है। तो इसी प्रकार को कहा जाता है आपको भूस्खलन, यहाँ पर ये घटनाएं होते रहती है हमेशा। दूसरा जो है आपका बहिर्जनित बल है। बहिर्जनित बल में क्या क्या होगा, तो अपर्दन होगा और निक्षेपण होगा। बहिर्जनित मतलब बाहरी बल। बाहरी बल में कौन कौन कार्य करता है, तो बाहरी बल में आपका सबसे जो महत्वपूर्ण जो इसका योगदान है वो है नदी का, पवन का और मनुष्यों का। ठीक है, बहिर्जनित बल में नदी जो है ना, नदी कहां से निकलती है, तो नदी पर्वतों से निकलती है ना। नदी कहां से निकलती है, तो पर्वत से निकलती है। भाई साहब मान लीजिए कि यहां से नदी निकली, है ना, यहां से नदी निकली और ये चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो यहां से चलेगी तो क्या होगा, ये जो पेड़ पौधे यहाँ पर जो है, पत्थर है, मिट्टी है, इसको क्या करेगी, काटते चलेगी, काटते चलेगी, काटते चलेगी, काटते चलेगी, है ना। हम लोग ना रात में सो जाते हैं, नदी थोड़ी सोती है, ये तो चलते रहती है ना। ये तो सब दिन बहते रहता है, हम लोग तो आराम कर लेते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, जाकर के आराम करते हैं। तो ये जो नदी है ना, ये निरंतर सालों भर, गंगा नदी हजारों साल से क्या कर रही है, बह रही है। और हजारों साल से बहने की वजह से क्या होता है, ये वाला भाग धीरे धीरे क्या होगा, कटते जाएगा। कटते कटते कट कट के कहाँ जाएगा, तो कट के तो पानी में ही मिलेगा ना। और ये पानी फिर कहाँ जाती है, ये पानी फिर जाती है मैदानी क्षेत्र में। और ये मैदानी क्षेत्र में जब बाढ़ आएगा तो पूरा चारों साइड क्या करेगा, चारों साइड इसका पानी क्या होगा, बिखर जाएगा। और चारों साइड बिखर जाएगा तो वहां पर पूरा, यहाँ पर यहाँ लवण वह उसको मिल जाएगा, है ना, पूरा उसको पोषक तत्व तो मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, मिट्टी है ना, सभी चीज है यहाँ पर पोषक तत्व। और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। तो ये हो गया आपका अपर्दन हो रहा है। और निक्षेपण के मतलब हो गया दूसरे जगह ले जाकर के जमा कर देना। तो यहाँ पर जो कटा उसको क्या कहेंगे, अपर्दन, है ना। यहाँ पर जो कटा इसको कहेंगे अपर्दन। और फिर यह अपर्दन जो हुआ नदी के माध्यम से, है ना, नदी के माध्यम से यहाँ ले जाकर के क्या कर दिया गया, निक्षेपण कर दिया गया, यानी कि जमा कर दिया गया। निक्षेपण मतलब जमाव हो गया। ठीक है, चलिए अब ये हो रहा है किसके द्वारा, तो नदी के द्वारा हो रहा है ना, अभी आपको समझा दिए। पवन के द्वारा हो रहा है, हवाएं के द्वारा हो रही है, हवाएं भी कर रही है ना। हवाएं के द्वारा, हवा के द्वारा भी आप कभी जाइए मरुस्थलीय क्षेत्र में ना, तो वहां पर बहुत आकृति देखने को मिलेगा आपको। अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं कि हवा के द्वारा कौन कौन सी आकृति का निर्माण होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। छत्रक शैल हो गया, यारडंग हो गया, इंसेलबर्ग हो गया, ये सभी नाम है ना। चलिए आगे है समुद्री तरंग के द्वारा, हिमनद के द्वारा, है ना। हिमनद मतलब हिम की नदियां, इसके द्वारा भी क्या होता है, स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये बहिर्जनित बल हो गए, ये हो गए अंतर्जनित बल आपका। ठीक है, चलिए तो यहां से आप इस चीज को समझ लिए। अब हम चलेंगे इसको डिटेल में, आगे आपको समझाया गया है। देखिए ये ज्वालामुखी आप देख रहे हैं, ज्वालामुखी दिख रहा है ना, ये देखिए ज्वालामुखी। देखिए दोस्तों, ये ज्वालामुखी आपको दिख रहा है। कल ही हम इसके बारे में थोड़ा सा समझाए थे। ज्वालामुखी के बारे में कुछ कुछ चीज पूछा जाता है। ठीक है, ये जो मैग्मा है ना, ये जो मैग्मा है ये कहाँ से आता है, तो ये देख रहे हैं ना, मेंटल, देख रहे हैं ना भाई साहब, ये पूरा जो आपको दिख रहा है नीचे वाला, ये ब्राउन वाला नीचे, है ना, ये वाला जो ब्राउन है ये है आपका मेंटल। और यही है क्या, ये लाल वाला, ये लाल क्या है, ये पूरा लाल वाला मैग्मा है कि नहीं, ये मैग्मा है। ये मैग्मा क्या किया, तो ऊपर वाला जो भाग है ना, ये जो ये वाला जो भाग है, ये है हमारा क्या, परपटी, है ना, ये है हमारा परपटी। और ये लाल वाला क्या है, तो यही तो है हमारा मेंटल, है ना, यही है हमारा मेंटल। ठीक है, तो यहां से ये आपका शुरुआत होता है। और ये परपटी को तोड़ करके क्या की, ये बाहर निकल गई। ये पृथ्वी के जब अंदर है तो इसको क्या कहते हैं, मैग्मा। जैसे ही ये तोड़ के बाहर निकली तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया आपका लावा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये निकास नली है ना, इसी नली से क्या कर रही है, ये पूरा लावा निकल रही है। और निकलते निकलते क्या कर रही है, चारों साइड ये पूरा अपना जमा करते हुए चल रही है ये लावा। ठीक है, पूरा चारों साइड क्या कर रही है, जमा कर रही है। जमा करते हुए दोस्तों ऊपर क्या निकलेगा, ऊपर देखते हैं ना, पूरा आपका गैस निकल रहा है और राख निकल रहा है। लेकिन जो ये वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है
एक मिनट, ये वाला भाग दिख रहा है ना आपको, ऊपर जो ये मुंह दिख रहा है, इस मुंह को क्या कहते हैं? तो इस मुख को कहते हैं क्रेटर। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? क्रेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये ज्वालामुखी है, फटते फटते तो एक दिन, मतलब ज्वालामुखी जब फटती है ना, तो एक दिन कोई हो, ज्वालामुखी भी 3 प्रकार का होता है ना, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ज्वालामुखी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ना। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, एक तो सुषुप्त हो गया, एक मृत हो गया, एक आपका सक्रिय हो गया, ठीक है। तो एक होता है मृत ज्वालामुखी, यानी मृत मतलब मर गया, है कि नहीं, मतलब अब इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। तो ये मतलब कि क्या होता है, धीरे धीरे करके ये पूरा जम गया, तो ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ऊपर वाला जो ये मुख होता है, वो मतलब कि एक प्रकार से ऐसे बना हुआ रह जाता है। तो ये वाला क्या बन जाता है? इसको कहते हैं क्रेटर। और जब बरसात होती है तो इसमें पानी भर जाता है ना। इसका मुंह खोले हुए है तो मुंह में पानी भर गया, और पानी भर गया तो भाई इसी को कहते हैं झील। इसी को क्या कहेंगे? झील। अब जैसे कि क्रेटर झील, क्रेटर झील का एग्जाम्पल कौन सा है? लूनार झील का नाम सुने होंगे, है ना। लूनार झील का नाम सुने होंगे। लूनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और ये किसका उदाहरण है? तो ये क्रेटर झील का उदाहरण है ना। लूनार झील जो है किसका उदाहरण है? तो क्रेटर झील का उदाहरण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्रेटर को भी आप समझ लिए, ठीक है। चलते हैं हम अब थोड़ा सा नीचे। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिएगा, है ना। क्लास लंबी होगी लेकिन आपको सारा चीज यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप देखने की है, उसके बाद आपको कहीं भी समस्या नहीं रहेगा। कह रहा है कि इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होती है? तो कंपन होती है ना। जो हमारा प्लेट है वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है, और गति करेगा तो पृथ्वी पर क्या होगा? कंपन होगा, और कंपन होगा तो वही तो भूकंप है। और ये जो अगर जो हमारी प्रॉपर्टी है, जहां पर कमजोर मिला तो उसको फड़ाक से तोड़ के बाहर निकल जाएगा, तो उसको ज्वालामुखी कह देंगे, है ना। कह रहा है कि यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, और इस कंपन को ही क्या कहते हैं भाई साहब? तो इसी का नाम है भूकंप, ठीक है। क्योंकि वो गति करेगा ना तो कंपन तो होगा ही, जैसे अभी आप समझे थे। एक चीज और आप समझ सकते हैं, है ना। एक देखिए क्रियाकलाप यहाँ पर और दिया है, यहाँ पर इस चीज को समझ लीजिएगा तो और अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। कह रहा है कि भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको कहते हैं भाई उद्गम केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए, इसको फिगर से भी आप समझते हुए चलिए। कह रहा है कि भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान, है ना। हम खड़े हैं भूपर्पट्टी पर, और भूपर्पट्टी के नीचे वो स्थान जहां से कंपन क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है ना। जैसे कि ये वाला क्या है? ये वाला मान लीजिए ये वाला स्थल है, आप, ठीक है। ये क्या है? स्थल है। अब देखिए स्थल है तो हम इस पर खड़े हैं, है ना। मान लीजिए एक बच्चा क्या है, इस पर खड़ा है आपका, है कि नहीं, इस पर खड़ा है, तो कंपन ऊपर से शुरू तो नहीं होगा। जब भी शुरुआत होगा तो पृथ्वी के अंदर से होता है शुरुआत इसकी, है ना। तो यहां से शुरुआत हुई ये कंपन, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उद्गम केंद्र। उद्गम मतलब उदय होना, है ना, शुरुआत होना, तो इसको कहेंगे उद्गम केंद्र। समझ गए? याद हो गया? उद्गम माने उदय होना। तो उदय हुआ तो कहां से? तो उद्गम केंद्र से, है ना, पृथ्वी के नीचे से, पर्पट्टी के नीचे से। तो इसको कहेंगे वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसको कहते हैं उद्गम केंद्र, और वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। समझ गए? उद्गम केंद्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उद्गम केंद्र किसको कहते हैं? अधिक केंद्र किसको कहते हैं? तो अधिक किसको कहेंगे? जहां पृथ्वी के नीचे शुरुआत हुआ ना जी, तो उसको कहेंगे उद्गम। और उसके बाद पृथ्वी के ऊपर, अब यहाँ पर जो ये मुन्ना है, तो मुन्ना क्या होंगे? हिलने लगेंगे। मुन्ना है पृथ्वी के ऊपर में, है ना, शुरुआत हुआ पृथ्वी के नीचे में, अब ये हिलने लगेगा, भूकंप आएगा, तो इसको कहेंगे अधिक केंद्र, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा इसको प्रभाव होगा। इसका जो सबसे नजदीक वाला जो क्षेत्र होगा ना, सबसे नजदीक वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, और उसी को कहते हैं अधिक केंद्र। कह रहा है कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। तो ये था उद्गम, सबसे निकटतम मुन्ना का क्या होगा? यही वाला स्थान होगा। तो मुन्ना क्या होगा? ज्यादा तेज हिलेगा। और एक मुन्ना अगर यहाँ पर ही है तो ये क्या होगा? ये धीरे धीरे हिलेगा, क्योंकि ये क्या है? दूर में है। एक इधर भी है तो क्या होगा? ये भी थोड़ा सा धीरे धीरे हिलेगा, क्योंकि ये दूर में है। जो नजदीक में होगा वो बहुत तेजी से हिलेगा, है ना, कहीं ये गिर ना जाए।
है कि नहीं? तो इसको हमको संभालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका उद्गम केंद्र के जो सबसे नजदीक होगा उसको कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को क्या कहेंगे? अधिकेंद्र, है ना? जैसे हम यहाँ खड़े हैं, इसके नीचे जहां शुरुआत हुआ उसको अधिकेंद्र, हम खड़े हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सबसे नीचे उद्गम केंद्र कहेंगे, जहां पर हम खड़े हैं तो इसको अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि ये जो अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। कभी तालाब में ढेला फेंके हैं, है ना? कभी तालाब में पत्थर मारे हैं तो आपको पता चल जाएगा। तालाब में कभी ढेला फेंके हैं, है ना? तालाब में ढेला फेंकिएगा ना तो क्या होगा, पूरा मतलब कि कंपन धीरे 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 क्या होगा, पूरा तरंग उसका पूरे तालाब में फैल जाएगा। वही चीज आपको यहाँ पर भी होता है। जहां पर ढेला गिरा, मतलब कि जहां पर ये चीज गिरा, यानी कि जहां पर ये अधिकेंद्र है, यहां से क्या होगा, देख रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, पूरे पृथ्वी पर धीरे 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 करके ये फैलते जा रहा है। और जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ते जाएगा, इसका जो मतलब कंपन की जो गति है वो कम होते जाएगी। यहां पर सबसे ज्यादा होगा, फिर धीरे 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 करके होगा, पूरे मतलब कि फैलते जाएगा। वही ना एग्जाम, जब कई बार जब भूकंप आता है ना, तो आप लोग टीवी पर रेडियो पर सुने होंगे, है ना, कि इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर ही था तो इतना दूर में मतलब उसका झटका कम महसूस हुआ। लेकिन जहां पर केंद्र बिंदु है और जहां पर अधिकेंद्र होगा वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा, है कि नहीं? अगर यहां पर भूकंप केंद्र बिंदु होगा तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा, है कि नहीं? पूरा धराशायी हो जाएगा। लेकिन यही आप 200-400 किलोमीटर दूर में प्रभाव उसका कम होगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से समझ गए, है ना? यहां पर क्या कह रहा है, ये तो आपका प्लेट सीमा था, ठीक है, ये अधिकेंद्र हो गया। और ये कह रहा है भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, और ये तरंगे भी 3 प्रकार की होती है। ये तरंगे हम पढ़ेंगे अभी कितने प्रकार की होती है, तो ये तरंगे भाई साहब 3 प्रकार की होती है। अगर किन्हीं को पता है कि वो 3 तरंगे कौन कौन सी है, आप कमेंट करके फटाक से बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तभी आपको बता दिए ना कि ये जो मुन्ना थे तो अधिकेंद्र में है तो ये तो गिर जाएंगे, है ना? लेकिन बगल वाले हैं तो आराम से ये कुछ नहीं होगा इनको, है ना? थोड़ा बहुत इनको एहसास होगा। ठीक है, तो ये जो सबसे नजदीक में होगा वो गिर जाएंगे। कह रहा है कि एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम जाती है। जैसे जैसे अधिकेंद्र से हम दूर जाएंगे तो इसकी जो तीव्रता होती है वो कमते जाती है। समझ गए? चलिए अब देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है, इस क्रियाकलाप को भी आप देख लीजिए, है ना? अपने बच्चे को समझाने में काम आएगा आपको। क्या कह रहा है दोस्तों, एक बर्तन ले लीजिए, है ना? एक बर्तन ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, जल से भर करके ढक्कन से उसको बंद कर दीजिए तथा गर्म करने के लिए रख दीजिए। कुकर नहीं लीजिए, है ना, कुछ दूसरा लीजिए, चौड़े बर्तन, है ना? अब क्या कीजिए दोस्तों कि गैस को ऑन कर दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए ऊपर से। ठीक है, अब क्या कीजिए कि वो जो बर्तन है ना उसको ऊपर से ढक्कन से ढक दीजिए, उस पर 2-4 गो मटर डाल दीजिए, उस पर 1 आगो चम्मच रख दीजिए हल्का वाला। अब देखिए जब ये पानी गर्म होगा, जब ये पानी गर्म होगा तो पानी खौलना शुरू होगा और जैसे ही खौलना शुरू होगा तो ढक्कन ढन 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 करना शुरू होगा। कभी प्रयोग किए हैं? यही तो हो रही है हमारी पृथ्वी पर, यही तो हो रही है। पृथ्वी के नीचे क्या है, पूरा मैग्मा है, वो पूरा क्या है, आग जल रहा है नीचे, और ये परपटी क्या है, हमारा ढक्कन है कि नहीं? ये ढक्कन है और उस पर क्या हो रहा है, जब पृथ्वी नीचे जो प्लेट है आग जल रही है तो ये प्लेट क्या करेगी, प्लेट में फिर पूरा उस पर अथी मारता है, धक्का मारता है, तो क्या होता है, हमारी पृथ्वी पे जो धक्का मार रहा है उसी से तो कंपन हो रहा है, वो ढक्कन हिल रहा है मतलब हमारी पृथ्वी हिल रही है। अगर जहां तोड़ के निकल जाता है, कभी कभी देखते होंगे ना कि वो ढक्कन साइड से हट भी जाता है तो पानी ऊपर बाहर आ जाता है, यानी कि ज्वालामुखी फट गया, है ना? तो यहां पर देखिए आपको समझाने के लिए दिया है, कह रहा है कि अब कुछ मटर और चम्मच और मोटी ढक्कन के ऊपर रख दीजिए, है ना? मोती चम्मच है और मोती ढक्कन के ऊपर रख दीजिए। ठीक है ना? ये चीज आपको समझाया है, उसी को आपको भाषा में लिख दिया है ना? जैसे ही उसमें उबाल आता है ढक्कन क्या होगा, हिलने लगता है ना? यानी कि पृथ्वी हमारी हिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, भूकंप आया, है ना? जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उसमें कंपन होने लगती है, दाने क्या होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। कभी रख करके देखिए, प्रयोग करिए आज, है ना? और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब भूकंप आता है ना तो इससे भी ध्वनि निकलती है, जब भूकंप आती है तो इससे ध्वनि भी निकलती है। आप कभी एहसास नहीं किए होंगे क्योंकि ये भूकंप ज्यादा देर रहता ही नहीं है ना? 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, इतना ही देर रहता है, तो हम लोग को उतना एहसास नहीं हो पाता है। ठीक है,
और इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी तरह इसी भांति दोस्तों जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है और जहां पर परपट्टी कमजोर मिला उसको तोड़ करके निकल जाता है। आप जो ढक्कन ढके हैं ज्यादा नीचे ताव दे दीजिएगा तो ढक्कनों को हटा देगा, है ना, फिर बाहर निकल जाएगा, उसी तो कहेंगे क्या, ज्वालामुखी फटना। फिर समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए भूकंप तरंगे अभी आपको बताए थे ना कि तीन तरह के होते हैं। बहुत सारे भाई साहब ने जवाब दे दिए थे कि ये तीन तरह की होती है। तीन तरह कौन कौन सी हैं? तो एक तो होता है आपका पी तरंगे, एक होता है एस तरंगे, एक होता है एल तरंगे। ठीक है, कौन कौन? तीन प्रकार की, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। दिख रही है आप लोग को? दिख रही है ना? ठीक है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, तीन प्रकार की तरंगे हो निकलती है जब भूकंप आता है। ठीक है, और ये तरंग के बारे में और भी डिटेल से पढ़िएगा जब आप और ऊपर क्लास में जाइएगा। यहां पर थोड़ा सा आप लोग को दे दिया है कि जो पी तरंगे होती है, एग्जाम में पूछा जाता है ये किस प्रकार की तरंगे होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, एस तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे होती है पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, ये तीन तरंगे निकलती है जब भूकंप आता है दोस्तों, तीन प्रकार की। ये तरंग ही है ना, ये तरंग ही है भाई, इसको क्या कहते हैं, ये तरंग ही है। ठीक है, ये क्या है, तरंग ही है ना। चलिए, कह रहा है कि इन तरंगों के गुण धर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का आप प्रयास कीजिए, है ना। हम इसके बारे में और भी तरंग के बारे में जब आएगा तो उसको हम डिटेल से देखेंगे। देखिए यहाँ पर भूकंप का एक चित्र दिया है और भूकंप जो गुजरात में आया था 2001 में आया था, 26 जनवरी 2001 को जबरदस्त भूकंप आया था, है ना। उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, है ना। उसके बारे में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपको एग्जाम में पूछे वह नहीं, है ना। बस इतना डेट उट आपको पूछ सकता है ना, कि भुज में भूकंप कब आया था। तो ये भाई साहब आए थे आपको 26 जनवरी 2001 को आया था भुज शहर में। और ये जो रिएक्टर स्केल पर, हाँ ये देखिए रिएक्टर स्केल पूछा जाता है कि भूकंप का मापन जो होता है वो किस पर होता है, भूकंप किससे मापा जाता है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, तो भूकंप लेखी यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है कि भूकंप किससे मापेंगे, तो भूकंप लेखी यंत्र से। हाँ देखिए, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है और उस यंत्र का नाम है भूकंप लेखी। और भूकंप की तीव्रता दोस्तों किस पर मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल पर, है ना। रिएक्टर स्केल पर यह तीव्रता मापी जाती है कि कितना भूकंप है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। 5 तक, 5 अगर भूकंप आती है ना, रिएक्टर स्केल पर अगर वो 5 दर्शा रहा है तो 5 में भी मतलब कि जानमाल की क्षति ज्यादा नहीं होता है लेकिन होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 5 से अगर 6 पहुंच गया ना, तो भाई साहब समझ लीजिए कि बड़े बड़े बिल्डिंग क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। और 6 से कहीं ऊपर चढ़ गया तब तो फिर, जैसे कि हुआ था भुज में, है ना, जो गुजरात का भुज है, यहाँ पर जो भूकंप आया था ना 6.9 आ गया था। बताइए, अब 6.9 अगर आधा मिनट, 1 मिनट भी रह दे तो झकझोर के रख देगा पकड़ के, है ना, झकझोर के रख देगा। और यही हुआ था पूरा आपको गुजरात में। देख रहे हैं ना इस बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग को देख रहे हैं ना, कितना बड़ा बिल्डिंग है, इसकी क्या दशा हुई है ना। यहाँ पर जो तीव्रता थी दोस्तों, काफी तीव्र गति से यहाँ पर भूकंप आई थी। आपका 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र, 31 शिक्षकों की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर तो ये ऑफिशियल डाटा है ना, हजारों लोग मरे थे, बहुत सारे लोग मरे थे। ये तो आपका सरकारी डाटा है ना। इसके अलावा कितने सारे लोग मरे थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये भूकंप वाला भी आप समझ लिए। भूकंप का मापन भूकंप लेखी यंत्र से करते हैं और तीव्रता इसको किस पे मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता दोस्तों कह रहा है कि 2 होगा, है ना, जिस भूकंप की तीव्रता कह रहा है कि 2 पॉइंट अगर 0 है ना। अभी बहुत चीज समझने वाला है नीचे, है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है क्लास, अभी बहुत चीज समझने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि जिस भूकंप की तीव्रता अगर 2 है अथवा उससे कम है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता। अभी आपको बताया ना, 2, 3, 4 तक मतलब प्रभाव नहीं होता है ना। 4 तक है तो समझिए सुरक्षित है, लेकिन 4 के जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो बहुत बड़ा खतरा है। 4 से 5 में भी
थोड़ा बहुत खतरा है, लेकिन 5 से जैसे ही छो होता है तो 10 गुना बढ़ जाता है खतरा, है ना? 10-10 गुना खतरा बढ़ते जाता है। 5 में जितना खतरा है, अगर 6 आ गया तो 5 का 10 गुना बढ़ जाएगा खतरा, और 6 आया तो 6 का अगर 7 हो जाएगा तो इसका फिर 10 गुना आपको खतरा बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? कह रहा है कि जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है तो वह बहुत ही शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 हो वो क्या होगा? सर्वाधिक शक्तिशाली होगा। 7 आ जाएगा तो फिर तो समझिए कि सामत आ जाएगी, फिर तो फिर दुनिया ही समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगा। यह है भूकंप लेखी यंत्र जिससे भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब है कि भूकंप के पश्चात यहाँ पर क्या दिया है? ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है। भूकंप से बचाव की तैयारी, है ना? भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना? आप अपने घर में हैं, मान लीजिए भूकंप आ गया, तब क्या कीजिएगा? भूकंप आ गया तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो आपके घर अगर मैदान है तो आप मैदान में जा सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आप क्या करेंगे, है ना? और अगर आप खाना बना रहे हैं, रसोई घर में है तो क्या कीजिएगा? किचन में है तो सबसे पहले गैस को ऑफ करेंगे, है कि नहीं? गैस को बंद करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसको अगर गिरने की वजह से क्या हो सकता है? आग भी लग सकती है, तो उसको सबसे पहले बंद कर देंगे, ठीक है? रसोई के काउंटर या मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में खड़ा हो जाएंगे, है ना? हम जाकर के कोना में क्या करेंगे? खड़ा हो सकते हैं। यहाँ पर तो मकान ही मकान है, यहाँ तो फील्ड है नहीं, है कि नहीं? तो क्या कर सकते हैं भाई साहब? ऊपर वाले का नाम लेंगे और क्या करेंगे, है ना? अगर बरियार चीज है तो सबसे पहले अपने सर को ढकना चाहिए, तकिए वगैरह से हो गया, ठीक है? मेज के नीचे जा करके, ठीक है? और कह रहा है कि किससे दूर रहने की हमें सोचना चाहिए, किस चीज से हमको दूर रहना चाहिए? अपने बच्चों को ये सब चीज सिखाना चाहिए, है ना? आग वाले स्थान से आपको दूर रहना चाहिए, जैसे कि गैस जल रहा है तो उसको ऑफ कर देंगे सबसे पहले, है कि नहीं? अगर बहुत बड़ा शीशा का फ्रेम लगा हुआ है तो उससे हम दूर रखेंगे, क्योंकि अगर भूकंप आएगा तो हिलेगा तो वो गिरेगा हमारी ऊपर, तो उससे जान माल की क्षति हो जाएगी। चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर से, फ्रेम से हम क्या रहेंगे? तो दूर रहेंगे, बड़े बड़े जो होते हैं, है ना? पहले से हमको तैयारी भी रखना चाहिए, जैसे कि अपने दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाना चाहिए एवं आपदा का सामना विश्वास से करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये रहा इससे हमको बचाव के लिए। अब चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे, ठीक है? चलिए अब देखेंगे मुख्य स्थलाकृतियां, है ना? ये अभी चीज हम लोग देख रहे थे दोस्तों, अंतर्जनित बल के वजह से जो स्थलाकृति का निर्माण हो रहा था। अब देखेंगे हम लोग बहिर्जनित वजह के कौन कौन से स्थलाकृति बनते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अपक्षय एवं अपर्दन, है ना? अपक्षय एवं अपर्दन तो समझ गए होंगे। अपक्षय और अपर्दन दो प्रकारों द्वारा भूदृश्य लगातार क्या होती है? तो विघटित होती रहती है ना? और पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, भूदृश्य पर जल हो गया, पवन हो गया, हिम हो गया, है ना? ये क्या है? अपक्षय के दूत हैं, अपर्दन के दूत हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अपर्दन के दूत किसको कहते हैं भाई साहब? तो जल, पवन, हिम, ये सभी क्या है? तो अपर्दन के दूत हैं। यही सब सब क्या करते हैं? तो अपर्दन करते हैं, है ना? जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाली क्षय को अपर्दन कहा जाता है। तो अपर्दन के दूत क्या हो गए? जल हो गया, है ना? पवन हो गया, हिम हो गया, यानी कि बर्फ हो गया। कह रहा है कि वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। मतलब कि यहां से उठाया, दूसरे जगह ले जाकर के डाल दिया और वहां पर धीरे धीरे जमा हो गया। ठीक है, उसी को तो क्या कहेंगे? यहां पर अपर्दित हुआ, वहां जाकर निक्षेपण हुआ, है कि नहीं? और इससे क्या हो गया? वहां पर दूसरा इंफॉर्मेशन हो जाएगा दूसरे चीजों का, है कि नहीं? चलिए, कह रहा है कि अपर्दन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब कौन कौन से स्थलाकृति का निर्माण होगा भाई, ये हम नीचे अभी देख लेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहां पर नदी के द्वारा दिया है, ठीक है? तो नदी के द्वारा क्या होता है ना? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। देखिए, ये नदी चल रही थी, चलते चलते क्या हो गया? यहां पहले यहां थी, लेकिन करते करते नदी यहां आ गई। अब देखिए यहां पर, देखिए काटते काटते यहां पर गिर गई ये नदी। कह रहा है कि नदी के जल से भूदृश्य अपर्दित होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह क्या करती है? जलप्रपात का निर्माण करती है ना? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बताइएगा कमेंट करके कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है?
मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूं कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो जलप्रपात का निर्माण कैसे हुआ भाई? तो नदी के द्वारा होगा, है कि नहीं? जब ये पहाड़ से नीचे गिरेगी तो जल प्रपात, है ना? जल कहाँ गिर रही है? पर से प्रपात यानी पत्थरों पर गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, और आदमी वहां पर नहाता है, मस्ती करता है कि नहीं? और सबसे बिहार का जो खकोलत जलप्रपात नाम सुने ही होंगे, है ना? बिहार का जो खकोलत जलप्रपात है वो कैसे है? ऊपर से पानी गिर रहा है पहाड़ पर से नीचे, है ना? उसी को नाम पड़ गया जलप्रपात, है कि नहीं? इसी को कहते हैं जलप्रपात। ठीक है। अरे तेरी कही क्या हुआ जी? चलिए 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग भागिएगा नहीं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ये लॉगिन करना पड़ेगा हमको फिर से। 1 मिनट रुक जाइए, है ना? ये चैप्टर समाप्त होगी तभी क्लास आपकी ऑफ होगी, ठीक है? और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कल देखेंगे, तो आप लोग अभी कहीं जाइएगा नहीं, है ना? मैं फिर से इसको लॉगिन कर रहा हूं, ठीक है? ये 1 घंटा बाद बैक हो जाता है, पता नहीं। 1 मिनट वेट कीजिएगा, है ना? तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को? क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा सर जी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है आप सभी को पढ़ाने में, है ना? इतना आसान नहीं है कि नहीं? है ना? चलिए, तो हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी क्लास 7। चलिए आ जाइए, 2 मिनट वेट कर लीजिए, पानी वानी पीना है तो पानी वानी अपना पी लीजिए, ठीक है? क्लास अभी चलेगी आधा घंटा लगभग और, है ना? देखिए बीच में छोड़ने पर ना ये लाइट टूट जाता है, इसीलिए हम सोचते हैं कि एक ही चैप्टर एक ही दिन में आपको ये पूरा समाप्त किया जाए आपका, ठीक है? भूल जा भाई। चलिए, ये तो हम लोग कल ही पढ़ लिए थे, है ना? इस चीज को तो हम लोग कल ही पढ़ लिए थे। प्लेट के बारे में। ओहो, यही चीज तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी कहाँ गया? हाँ देखिए, हम लोग यहीं पर थे, है ना? नदी के कार्य हम लोग पढ़ रहे थे। तो नदी क्या देखे कि नदी जब ऊपर से बहती है ना? नदी जब पहाड़ों पर से निकलती है तो क्या करती है? ये काटते हुए चलती है ना? नदी जब पहाड़ों पर से निकलती है तो क्या करती है? ये काटते हुए चलती है, और कोई यहाँ पर पत्थर आ गया, इस पर से फिर नीचे गिरेगी तो ये जलप्रपात का निर्माण कर देगी, है कि नहीं? जलप्रपात का निर्माण आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है सर, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है और इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि विश्व में, अरे यार, हाँ कह रहा है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, बहुत सारे जलप्रपात हैं, हजारों नदियां हैं, वो जलप्रपात का निर्माण तो करेगी ही, है ना? तो भारत का सबसे बड़ा जो है वो जोग गरसोप्पा जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में शरावती नदी पर है, ठीक है? चलिए, कह रहा है कि सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो दक्षिण अमेरिका में है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है भाई? तो दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका के किस देश में है? तो वेनेजुएला में है ना? कहाँ है? वेनेजुएला एक देश है, और उसका नाम क्या है? तो एंजिल जलप्रपात, है ना? एंजिल जलप्रपात उस जलप्रपातवा का नाम है, याद रखिएगा, है ना? कहाँ है? तो वेनेजुएला में है एंजिल जलप्रपात। और भी जलप्रपात है, जैसे कि यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है ना? तो कई बार हम लोग टेस्ट में भी देख चुके हैं नियाग्रा जलप्रपात। तो ये है भाई साहब अमेरिका और कनाडा के मतलब सीमा पर, ऊपर में है कनाडा और नीचे है आपका अमेरिका, है ना? इसके सीमा पर क्या है? तो ये क्या है? जलप्रपात है, जिसका नाम क्या है? तो ये नियाग्रा जलप्रपात है आपका, ठीक है? ये नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है? और अफ्रीका में दोस्तों जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर भी एक विक्टोरिया जलप्रपात है। ये विक्टोरिया जलप्रपात भी आप याद रखिएगा, कहाँ है? तो अफ्रीका में है ना? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा रेखा पर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नियाग्रा जलप्रपात का यहाँ पर आपको फोटो भी दिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं और नीचे की ओर चलते हैं। अरे, क्या हुआ इसको? क्यों गुस्सा है? बैग काहे हो गया?
बैग काहे हो गया? ये गुस्सा क्यों है यार? पढ़ाने तो दो, तो फिर गड़बड़ न हो जाएगा। हो, खुल जा भाई। हमारी पृथ्वी के अंदर, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे पहले वाले चैप्टर में ही। अब आज हम लोग देख रहे थे पृथ्वी के जो बाहर में जो गति के वजह से यहाँ पर जो चेंजेज आ रही है। ठीक है, अरे हम लोग वायु में चल गए। चलिए हम लोग आइए जल्दी से, आप लोग कहीं भागिएगा नहीं, है ना। पूरा अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी लगभग 10-15 मिनट क्लास और चलेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका नदी वाला था। अब देखिए यहाँ पर नदी, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी नदी है ना, ये बहुत सारी स्थलाकृति का निर्माण करती है। इस चीज को आप समझिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पर समझिएगा। हमारी जो नदी है, ठीक है, जब नदी बहती है तो बहुत सारी आकृतियों का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कब करेगी भाई साहब? ये पर्वतों पर से निकले, है ना, निकले और कहाँ चल गए? मैदानी क्षेत्र में चले गए, है कि नहीं। ये नदी आपकी बह रही है ना, ये नदी आपकी बह रही है। कह रहा है कि वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, मोड़दार, है ना। नदी सीधा देखे हैं कभी? नदी को नहीं देखे हैं। जब भी बहेगी तो ऐसे ऐसे सांप की तरह, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? तो विसर्प के रूप में, है ना। क्या कहा जाता है? विसर्प के रूप में। सांप को सीधा चलते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। जब भी सांप चलेगी तो ऐसे 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 ऐसे, है ना, देह नचा नचा के। ठीक है, दहिया नचा नचा के चलता है दोस्तों। तो वही आपका ये नदी भी है आपका। ठीक है ना। और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ को कहते हैं विसर्प, है ना। इन्हीं बड़े मोड़ को क्या कहते हैं? ऐसे बहेगी, ऐसे ऐसे, है ना। तो इन्हीं बड़ा मोड़ को क्या नाम दिया गया है? इसी को नाम दिया गया है विसर्प, नाम दिया गया है। ठीक है, विसर्प लूप नदी से कट। अब देखिए कहाँ गए, हाँ ना, इसको विसर्प कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन निक्षेपण शुरू होता है। अब देखिए नदी जब चलेगी, है ना, जब नदी जब चलेगी तो इसके किनारा पर क्या है? मान लीजिए, देखिए ये नदी आपकी है, मान लीजिए क्या है, इसमें पूरा जल भरा हुआ है ना। ये पूरा जल देख रहे हैं ना, ये नदी है। यहाँ पर फिगर में देख लीजिए, बहुत बढ़िया दिखाया गया है। इसी को हम देख लेते हैं। ठीक है, इस फिगर को देखिए, ये नदी आपकी बह रही थी, है ना। ये नदी आपकी क्या हो रही थी? बह रही थी। ये नदी आपकी बह रही है। ठीक है, ये नदी आपकी बह रही है। अब देखिए इसको समझिए एक एक चीज को। इसका तट है आपका ये वाला, है ना, ये वाला क्या है? तट है। तो जब नदी बहेगी तो किनारे वाला क्या करेगी? क्षेत्र को काटते हुए चलेगी। जब ज्यादा बाढ़ आएगा तो देखते हैं ना, पूरा धखाड़ देती है पकड़ के, है ना। पुल के पुल, किनारा रोड के रोड साफ हो जाता है। तो किनारे वाला भाग को काट रही है, किनारे वाला भाग को काट रही है। और जब ज्यादा पानी आ गया तो इसके ऊपर भी चढ़ गया आपका पानी, है कि नहीं। पूरा आपका मैदानी क्षेत्र में फैल गया पानी, है ना, पूरा मैदान में फैल गया। आपका खेत में पानी आ गया नदी का। और जब खेत में नदी का पानी आ जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे करके वो पानी तो सूखेगा ना, 1-2 महीना के बाद तो वो सूखेगा। तो ये जो पोषक जो नदी में आया है, कहाँ से? पहाड़ों पर से, वो पूरे आपके मिट्टी में मिल गया। पूरे मिट्टी में मिल गया ना, तो मिट्टी क्या हो गया? पूरा उपजाऊ हो गया। ठीक है, वही कह रहा है भाई कि ये, इसको तो विसर्प कहे, है ना। ये जो मोड़ लेकर के चल रही है, इसको नाम विसर्प का। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि किनारों पर लगातार क्या कर रही है? तो अपर्दन कर रही है। किनारा वाला क्षेत्र को क्या करेगी? ये अपर्दन करेगी, है ना। उसको काटते हुए चलेगी और निक्षेपण भी करेगी, है ना। काटते हुए भी चलेगी और जो खेतों में, मैदानों में इसको जमा भी करते हुए चलेगी, निक्षेप करते हुए चलेगी। ठीक है, विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। देखिए क्या हो गया, ये जो विसर्प है ना, ये वाला था आपका विसर्प, है ना। ये वाला विसर्प था आपका, है ना। अभी देखे ना यहाँ पर ही, तो ये विसर्प क्या हुआ? बाढ़ आया, खूब तेजी बाढ़ आया। तो भाई साहब पानी यहाँ पहुंच गए, पानी क्या हो गए? बहुत दूर चल गए पानी। लेकिन जब बरसात खत्म हुआ तो पानी यहाँ पर ही आ गया। लेकिन ये वाला जो थे ना, ये पानी आपका यहाँ पर छूट गए। पानी यहाँ पर क्या हो गया? छूट गया। पानी यहाँ पर छूट गया और ये पानी यहीं पर जमा हुआ रह गया। तो जमा हुआ जो रह गया, और ये झील का एक निर्माण हो जाता है ना। इस झील को क्या कहते हैं? तो इस झील को नाम दिया जाता है चाप झील।
इसी को कहते हैं दोस्तों गोखुर झील। क्या कहते हैं? इसी को गोखुर झील भी कहा जाता है ना? कैसा दिख रहा है आपको ये कैसा दिख रहा है? गो माने गाय, गो माने गाय, गाय का खुर, खुर माने पैर, ठीक है? तो गाय का पैर की तरह नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इसको गोखुर झील भी कहते हैं, इसी को चाप झील भी कहते हैं। चाप जैसे लेते हैं चाप, है ना? चाप, तो ये हो गया चाप झील या फिर गोखुर झील। किससे निर्माण होता है? एग्जाम में पूछा जाता है तो नदी से होता है निर्माण, ठीक है? ये नदी से ही निर्माण हो गया। नदी क्योंकि यहाँ पर छूट गई, अब नदी बहने लगी ऐसे ऐसे, है ना? जब बरसात आया था तो क्या हुआ था? ये नदी यहाँ तक पहुंच गई थी, है ना? बरसात आया था तो क्या हुआ था? ये नदी का जो पानी है ना, ये पूरा यहाँ तक पहुंच गया था, ऐसे ऐसे बहने लगा था। लेकिन जब बरसात जैसे ही खत्म हुआ तो नदी अपना ये मार्ग पकड़ लिए, है ना? ये मार्ग पकड़ लिया। ये मार्ग क्या हो गया? ये वाला मार्गवा छूट गया, तो ये बन गया आपका चाप झील, इसको नाम दिया, ठीक है? इसी को गोखुर झील भी कहते हैं, तो ये भी नाम आप याद रखिएगा, गोखुर झील, ठीक है? गोखुर झील, है ना? चलिए क्या कह रहा है? इसको चाप झील भी कहते हैं। कह रहा है कि कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है ना? और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण कर देती है, और मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद, मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है। जब बाढ़ आता है ना तो पूरा मैदानी क्षेत्र में अपने पानी को मतलब कि पूरा पटा देती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? वहां पर बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है। कह रहा है कि नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। ये जो उठा हुआ जो है ना, नदी के जो तट है, इसी को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। उत्थित मतलब उठा हुआ, नदी के किनारा उठा रहेगा भाई साहब तब ना नदी बहेगी जी, है ना? जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि पानी नहीं है, कल्पना कर लीजिए कि गंगा नदी सूख गया, है ना? लेकिन ऐसे सूखेगी नहीं, लेकिन तो जब सूख जाएगा तो क्या होगा? दोनों किनारा खड़ा खड़ा बड़ा बड़ा आएगा, क्या हो जाएगा? पुल एकदम तैयार हो जाएगा, है ना? बांध तैयार हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। तट बांध यानी कि तट है और बंधा हुआ है आपका, है ना? तट माने किनारा और बंधा हुआ है वो, ठीक है? कह रहा है कि समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है ना? निकला था वहां पर तो ये बच्चा था, बच्चा था, ठीक है? जहां से नदी निकलती है, ठीक है? नदी जहां से निकल रही है, नदी जहां से निकलती है, ठीक है? तो क्या होता है? बहुत जवान होता है आपका नदी, है ना? नदी यंग होती है। अरे यार, मतलब कि इसको भी पढ़ने का मन नहीं है क्या? बोर्ड भी बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इसको भी पढ़ने का मन नहीं है? काहे को डिस्टर्ब कर रहा है? तुमको भी पढ़ने का मन नहीं है क्या? हम सोच रहे हैं कि इसको खत्म कर दें, और ये है कि बार बार डिस्टर्ब कर दे रहा है हमको, है ना? बार बार हमको ये डिस्टर्ब कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हम सोच रहे हैं कि आज ही इसको समाप्त कर, 2-3 टॉपिक अभी और था, है ना? समुद्र के द्वारा, पवन के द्वारा, और आपका हिम नदी के द्वारा, है ना? 3-4 यहाँ पर पॉइंट और था समझने वाला, जिसको हम यहाँ पर समझ रहे थे, लेकिन ये समझाने का नाम ही नहीं ले रहा है ना? समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोग कहाँ चले गए? चल गए ढेर। चलिए, तो ये नदी आप समझ लिए, ठीक है? कह रहा है कि जिनको क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। दोस्तों देखिए, नदी जब बहती है ना? नदी जब बहती है तो क्या होता है? जहां से ये निकलती है तो पूरा यंग रूप में रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होती है दोस्तों? भाई पेन वाला कहाँ गया जी? ठीक है, देखिए जब नदी बहती है ना, ये नदी बह रही थी, देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए, ये नदी बह रही थी, है ना? ये नदी बह रही थी आपकी, ठीक है? ये नदी आपकी बह रही थी। नदी बहते बहते क्या हुआ, है ना? नदी जब बहते बहते क्या हुआ? नदी यहाँ से बहते आ रही थी, मान लीजिए कि इधर से आ रही है नदी, है ना? इधर से नदी बहते हुए आ रही है, बहुत सारा इसमें मलबा है, बहुत सारा इसमें गाद है, ठीक है? तो
आते आते ना क्या हुआ बेचारा, अब बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया तो कितना ढोएगा, है ना। इसके ऊपर तो बहुत सारा लाद दिए, हजारों किलोमीटर ये दूर से आ रही है, और सारा कचरा तो आप नदी में ही फेंक देते हैं। ठीक है, सारा मलबा उसी में चला जाता है। अब ये नदी उसको ढो रही है तो कितना दूर ढोएगी, है ना। ढोते ढोते ये नदी थक गई। अब थक गई तो ये बहुत सारे भागों में यहाँ पर आकर के क्या होती है, बिखर जाती है। वो अपना मलबा को भी ये ढो नहीं पाती है आगे दोस्तों। इसी को कहते हैं वितरिका। इसी को क्या कहते हैं, वितरिका, मतलब वितरण हो जाना। वितरिका मतलब बहुत सारे भागों में वितरण हो जाना। इसी को कहते हैं क्या, वितरिका, है ना। देख रहे हैं ना, ये वितरिका हो गई, बहुत सारे भागों में वितरित हो गई। और इसी वितरिका से दोस्तों, है ना, अपना जो पूरा मलबा है ये आपका ले जा करके यहाँ पर ये छोड़, अपना मलबा यहाँ पर पूरा वितरित कर दी। और इससे क्या निर्माण हो गया, तो इससे एक डेल्टा का निर्माण हो गया, है ना। इसी वितरिका को फिर क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से इसको कहते हैं डेल्टा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा का निर्माण होता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र से जिसका निर्माण हुआ है। समझ गए, चलिए। ये वितरिका आप समझ गए, डेल्टा समझ गए। वही कह रहा है कि जिनको वितरिका कहते हैं, जहां नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वो अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, मतलब कि जमाव करने लगती है। और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को ही क्या कहते हैं, तो डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब चलते हैं आगे। अब समुद्र में चलिए दोस्तों, है ना, थोड़ा सा समुद्र का भी सैर कर लिया जाए हम लोग को, है कि नहीं। समुद्र का भी हम लोग सैर कर लेते हैं। देख रहे हैं ना समुद्र में, तो समुद्र में भी दोस्तों बहुत प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए समुद्री गुफा बना, है ना। यहाँ पर देखिए दरार फिर बाद में पड़ गया। यहाँ पर देखिए मेहराब बन गया, यानी कि पूरा छेद कर दिया, है ना। मेहराब को धीरे धीरे करके पूरा काट दिया, है ना, तो इसको स्टैक कहते हैं। अब क्या क्या कहते हैं ये सारा आपको यहाँ पर दिया गया है। समुद्री तरंग के भी बहुत सारे कार्य होते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। कौन कौन सी बनाएंगे, तो समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है। समुद्र में भी तो पत्थर है, समुद्र में भी तो पहाड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो लहरें मार मार इसको मार रही है। कभी समुद्र किनारे जाइएगा तो पूरा लहर एकदम चलते रहती है। चलते 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 ये जो पत्थर है ना, क्या किया, पत्थर पर मार रही है। मारते मारते कह रहा है कि जिससे दरार विकसित होते हैं। और समय के साथ ये जो दरार दिख रहा है ना, समय के साथ ये दरार क्या होता है, बड़ा होते जाती है, चौड़ा होते जाती है। और फिर इसी को क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि समुद्री गुफा का निर्माण कहाँ होता है, तो समुद्र में होता है। किसके द्वारा, तो समुद्र की तरंग के वजह से, समुद्र की लहरों के वजह से, है ना। कह रहा है कि इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि मार रहा है तट इस पे, है ना, पूरा ज्वार आ रहा है, करते करते क्या हुआ, ये बीच में ही इसको क्या कर दिया, छेद कर दिया, है ना। मान लीजिए बीच में क्या कर दिया, छेद कर दिया। ये पूरा पत्थर है, बीच में क्या हो गया, छेद। तो इस छेद को क्या कहेंगे, इसी छेद को कहते हैं दोस्तों क्या, तटीय मेहराब। क्या कहते हैं, पत्थर के बीच में छेद कर दिया, ये पार से ऊपर, है ना, इसको कहते हैं, है ना। केवल छत ही बच जाता है, ऊपर से अब क्या छत है, नीचे से क्या पूरा घर जैसा बन गया, इसको कहते हैं तटीय मेहराब। कह रहा है कि लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, और ये अपर्दन अभी भी कार्य हो रहा है, अभी भी कार्य हो रहा है। तो धीरे 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 करके इसको भी काट दिया, इसको काट दिया। तो भाई साहब ये देखिए अकेले बच गए, है ना। अब उसको क्या कर दिया, जुदा कर दिया, अकेले बच गया। तो इसको अकेले बच गया तो इसको क्या कहेंगे, अपर्दित छत को तोड़ देता है और केवल दीवारें बच जाती है। तो दीवारें बच गया तो इसको कहेंगे स्टैक। अब ये सीधा एकदम स्टिक खड़ा है, इसको क्या कहेंगे, स्टैक कहेंगे। सीधा क्या है, स्टिक खड़ा है एकदम, है ना। तो ये बन गया आपका स्टैक। समझ गए, एक एक चीज को आप याद रखिएगा। तो ये सभी निर्माण जो हो रहा है समुद्र में हो रहा है, और लहरें की वजह से हो रही है। ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपको पूछा जाता है एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि समुद्री जल के ऊपर लगा लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृंगु कहते हैं, है ना। और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती है। देखिए समुद्र में भी तो अवसाद है ना। अब समुद्र में भी तो अवसाद है। ठीक है, तो ये जो समुद्र में अवसाद है ना, है ना, अवसादी चट्टान के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। तो अवसाद के जमने से ही अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ था। तो समुद्र में जो अवसाद है, इस अवसाद को तरंग क्या करेगा, किनारे पर ला करके जमा कर देगा।
है ना? तरंग के वजह से ये जो अवसाद है ना? जो पत्थरों से टूटी है, इसको किनारे पर ला करके जमा कर देगा दोस्तों और एक पुलीन का निर्माण कर देगा। पुलीन मतलब एक पुल जैसा निर्माण कर देगा, है ना? पुलीन मतलब एक पुल जैसा निर्माण कर देगा, है ना? इसी को कहते हैं समुद्री पुलीन। तो समुद्री पुलीन का निर्माण कहाँ होता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो समुद्र के किनारे होता है। ठीक है, समुद्र के किनारे होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि पुलिन का निर्माण भाई कहाँ होता है, तो समुद्र के किनारे होता है ना? पुल जैसा निर्माण कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हिमनद में, है ना? ये हिमनद आपको दिख रहा होगा। हिमनद के मतलब ये हिम की नदियां बह रही है ना? यहीं पर कहीं भोलेनाथ भी बैठे होंगे, यहाँ देख लीजिए, है ना? अगर मिल रहे हैं तो आप उनको दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर कहीं भोलेनाथ भी बैठे होंगे, हिम की नदियां बह रही है, कैलाश पर्वत है आपका ये। ठीक है, ये हिमनद हो गया आपका। कह रहा है कि हिमनद के क्या क्या कार्य हैं, है ना? हिमनद के क्या कार्य हैं? हिमनद के भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे नदी का कार्य था वही है हिमनद का कार्य आपका, है ना? हिमनद मतलब हिम की नदी, नद मतलब नदी, हिम माने बर्फ, है कि नहीं? कह रहा है कि हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गुलाबी मिट्टी और पत्थरों के अपरदित कर देती। ठीक है, हिम है उसके नीचे भी तो पत्थर है भाई, है ना? यहाँ पर हिम थोड़ी है, हिम है लेकिन इसके नीचे क्या है? बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये नीचे तक पूरा फैला हुआ है ना? ज्यादा ठंडा पड़ेगा तो पूरा ये पत्थर ढक जाएगा आपको बर्फे से, है कि नहीं? तो वही कह रहा है दोस्तों कि इसको भी तो ये अपर्दन कर रही है ना? और गुलाबी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन ये कर रही है। मतलब यहाँ पर भी जब नदी बह रही है तो ये भी धीरे धीरे, ये भी क्या हो रही है, ये भी चट्टान क्या हो रहा था, अपर्दन हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि हिमनद गहरे गर्त का भी निर्माण करती है ना? गर्त मतलब गड्ढा, गर्त मतलब क्या, समझ लीजिए, गड्ढा। ठीक है, गर्त माने गड्ढा, तो ये गहरे गहरे गड्ढों का भी निर्माण करती है, गर्तों का भी निर्माण करती है। कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल क्या होता है, भर जाता है। अब पर्वतीय क्षेत्र में तो बर्फ पिघलेगा ही, जब गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगा, और बर्फ पिघलेगा तो वो गर्त जो बना हुआ है उसमें आपको जमा होगा, है ना? जब ये गर्त में पानी भरेगा तो वो झील का निर्माण हो जाएगा, उसी को तो कहेंगे झील, है ना? गर्त बन गया, उसमें पानी भर दीजिए तो बन गया झील। ठीक है, चलिए तो वही कह रहा है, और सुंदर झील का बन जाते हैं। ठीक है, गर्त में पानी भर जाने से हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे 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 बड़े सैल, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है, मतलब उसमें जमा होते हैं, और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिमनद हिमोड़ का निर्माण कहां पर ही होगा, तो कहां पर ही होगा, तो ये आपको हिम नदियों में होगी, है ना? ये हिम नदी के द्वारा होती है, वहां पर पूरा ये निक्षेप करती है, छोटे बड़े जो सैल है, रेत है, मिट्टी है। ठीक है, उसी को हिमनद हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नीचे। ठीक है, चलिए ये हिमनद के बारे में देख लिए, अब हम देखेंगे दोस्तों पवन के बारे में। ठीक है, हवाएं, है ना? देख रहे हैं ना, हवाएं, रेगिस्तान का दर्शन कर लीजिए, है ना? रेगिस्तान का भी दर्शन आप लोग थोड़ा सा कर ही लीजिए। ये अगर है आपका रेगिस्तान, है ना? ये है बालू के टिब्बे, है ना? देख रहे हैं ना, ऊंचा 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 भाग दिख रहा है ना आप लोग को, ये क्या है, ये है बालू का टिब्बा। एग्जाम में पूछा जाता है कि बालू के टिब्बे का निर्माण कहाँ होता है, तो बालू के टिब्बे का निर्माण होता है दोस्तों कहां पर ही, तो रेगिस्तान में। कहां होता है, रेगिस्तान में। कैसे होता है, तो समझिए। कह रहा है कि आपने कभी रेगिस्तान देखा है, नहीं देखेंगे तो चले जाइए राजस्थान, थार का रेगिस्तान आपको दिख जाएगा, है कि नहीं? कह रहा है कि टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का भी प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कार्य करता है ना? रेगिस्तान में तो पानी है नहीं, नहीं के बराबर पानी है, तो यहाँ अपर्दन कौन करेगा, पवन करेगा। पवन, पवन कोई लड़का नहीं है, पवन हवा है ना? पवन कोई लड़का नहीं है, पवन कौन है, तो पवन हवा है। हवा वहां बहुत तेज चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती है, बहुत आंधी चलती है, कभी जाइएगा उड़िया भी सकते हैं, है ना? ध्यान रखिएगा। तो ये पवन जो है ना, यहाँ पर क्या करती है, अपर्दन करती है। एक जगह से अपर्दन की, दूसरे जगह जाकर के निक्षेपण कर दी, जमा कर दी, है कि नहीं? यहां से बालू उड़ाया पकड़ करके और दूसरे जगह ने जाकर के जमा कर दिया, उसी को कहेंगे क्या, बालू का टिब्बा। अब यहाँ पर बालू, वहां दोस्तों धूल भरी आंधियां चलती है। ठीक है, धूल भरी आंधियां चलती है, धूल भरी क्या कर सकते हैं, बालू भरी आंधियां चलती है, पूरा बालू ही बालू होता है। जैसे ही आंधी शांत होता है, सारा बालू ये जगह गिर जाता है और एक पहाड़ का निर्माण कर देता है, जिसको कहते हैं बालू का टिब्बा। ठीक है, कह रहा है कि रेगिस्तान में दोस्तों आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, छत्रक के आकार का। देखिए, छत्रक के आकार मतलब समझते हैं, छाता, छत्रक माने छाता। जैसे कि देखिए, ये रहा आपका पूरा
ये मान लीजिए क्या है, पत्थर है, इसके ऊपर पूरा ये छाता जैसा बनल रहेगा, है ना, छाता जैसा ये बनल रहेगा दोस्तों, छाता जैसा ये बन जाता है। ये पूरा पहले पत्थर था, पूरा पहले क्या था, चट्टान था, लेकिन जब ये हवाएं चली ना, हवाएं चलने की वजह से क्या हुआ कि ऊपर वाला जो भाग है, नीचे वाला जो भाग है ये पूरा कट गया और ऊपर वाला ये छाता की तरह ऐसे बना रह गया। इसको नाम देते हैं छत्रक शैल। तो छत्रक शैल का निर्माण कहाँ होता है, तो रेगिस्तान में होता है। कैसे होता है, तो पवन के द्वारा होता है। ठीक है, पवन के द्वारा होता है छत्रक शैल का निर्माण, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये पवन जो है शैल के ऊपरी भाग की कहाँ गया जी, हाँ, छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें आप छत्रक शैल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि पवन जो है ना शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। अभी ना बताए, पूरा ये पत्थर है, पूरा पत्थर बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, तो हवाएं जब चलती है ना तो ऊपर वाले भाग को कम काटती है, नीचे वाले भाग को ज्यादा काटती है। नीचे वाले भाग को काटते 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 क्या कर दिया, पतला कर दिया और ऊपर में छाता टंग गया, है ना, ऊपर में क्या बन गया, छाता बन गया। ठीक ना, तो इसको कहते हैं छत्रक शैल। और भी निर्माण होता है, इनसेलबर्ग है, यारडंग है ना, मशरूम की आकृति का वहां पर है, बहुत प्रकार का वहां पर निर्माण होता है आपका, है ना, वो आगे चलिएगा तो वहां पर फिर आप पढ़िएगा। ठीक है, आज जितना दिया गया उतना ही हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि इसीलिए ऐसे शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, और जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिर करके छोटी पहाड़ी बना देता है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है, अभी ने बताया थे आपको कि जब हवाएं चलती है ना तो अपने साथ क्या करती है, रेत को पूरा उड़ा करके चलती है, पूरा रेत अपने में भरे हुए है, और जब हवा रुकेगी तो सारा रेत एक जगह ले जाकर के जमा कर देगी, और जमा करते 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 क्या बन गया दोस्तों, एक टिब्बा बन गया, पहाड़ बन गया। ठीक है, एक पहाड़ी बना देता है, पहाड़ी छोटा, पहाड़ मैंने बड़का, है ना, तो ये पहाड़ी बन गया। कह रहा है कि इसको बालू का टिब्बा भी कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठा करके अत्यधिक दूर ले जा सकती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं लोयस, है ना। लोयस का मैदान एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लोयस का मैदान आखिर है कहाँ, तो लोयस का मैदान है आपका कहाँ पड़ी, तो चीन में है। ठीक है, लोयस का मैदान का निर्माण कहाँ पड़ी होता है, तो रेगिस्तान में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका निर्माण कहाँ होता है, रेगिस्तान में। लोयस का मैदान है कहाँ सबसे बड़ा, तो चीन में है। कह रहा है कि चीन में विशाल लोयस का निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये चीज आप यहां से भी याद रखना है। तो यहां पर देखिए आपका चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आंसर भी आ चुका है, इसका जवाब आप फटाफट दे दीजिए, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर भी, इसका जो विस्तार से बना हुआ है उसका भी क्लास हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लेटें क्यों घूमती है भाई, प्लेटें क्यों घूमती है, अभी आपको बताया था ना प्लेटें क्यों घूमती है ना, इसको मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा। बहिर्जनित अंतर्जनित बल आप समझ लिए, अपर्दन क्या है समझा दिया गया है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है बता दिए, बालू टिब्बा भी आप समझ लिए, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, कहां पर ही होता है, किनारा पर होता है, कैसे होता है, अवसाद की वजह से, है ना। चाप झील समझ लिए, नदी के द्वारा जो होता था आपका चाप झील, यानी किसी को कहते हैं गोखुर झील भी। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो चार को दिया गया है, इसको आप पूरा कर लीजिए। पहला सवाल क्या था आपका, पहला है कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, बताइए। समुद्री तरंग से क्या क्या नहीं बना, समुद्री तरंग से समुद्री गुफा बनेगा, किनारा भी बनेगा, सैल नहीं बनेगा, है ना। समुद्री तरंग से सैल बनेगा नहीं ना, तो आंसर हो जाएगा सैल। अगला है कि हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है, तो हिमनद से निक्षेपण विशेषता क्या है दोस्तों, हाँ, तो इससे क्या होगा, पुलिन तो नहीं होगा, है ना, हिमोड़, हाँ हिमोड़ होगा ना, हिमोड़ ही होगा ना। बाढ़कृत मैदान तो निर्माण होता है नदी से, है ना, बाढ़कृत मैदान होता है नदी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिमोड़ हो जाएगा। चलिए, प्रकृति की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, पृथ्वी की आकस्मिक गति, है ना, आकस्मिक गति से क्या हो जाएगा आपका, मैदान का निर्माण थोड़ी होगा, फलन भी नहीं पड़ेगा, ये ज्वालामुखी हो जाएगा आकस्मिक गति से, है ना, ज्वालामुखी हो जाएगा। छत्रक शैल अभी आपको बताए थे, छत्रक शैल कहाँ पाया जाएगा, तो छत्रक शैल हो जाएगा आपका दोस्तों रेगिस्तान में, है ना। कैसे निर्माण होता है, तो हवा के द्वारा होता है, नीचे वाला भाग कट गया, ऊपर छाता की तरह लटके हुए हैं, उसको कहेंगे छत्रक शैल आपका। अगला है चाप झील कहाँ पाई जाती है, नाम ही है चाप, या फिर इसी को कहते हैं गोखुर झील भी, तो ये नदी में पाया जाएगा, है ना, नदी घाटी में देखने को मिलेगा। जब बाढ़ आती है, पूरा पूरा बाढ़ आई, एकदम बाढ़ आई, तो ये वाला भाग क्या हो गया, ये वाला भाग कट गया,
ये वाला भाग क्या हो गया, कट गया, और इससे क्या निर्माण बन गया, चाप। अब नदी बहने लगी ऐसे, अब नदी बहने लगी ऐसे, तो ये वाला भाग कट गया, इसी को तो कहेंगे क्या, चाप झील, है ना, इसी को क्या कहेंगे, चाप झील। चलिए अब देखिए मिलाने वाला दिया गया है, इसको भाई साहब आप मिला भी दीजिए, काफी आसान है। हिमनद, हिमनद किससे मिलेगा सर, रेगिस्तान नहीं होगा तो मिला देते हैं हम, आप लोग इसको भी मिला सकते हैं, है ना, बर्फ की नदी, है ना, हिमनद क्या हो जाएगा, बर्फ की नदी हो जाएगा। विसर्प, विसर्प हो जाएगा नदियां, है ना, विसर्प हो जाएगी नदियां। और पुलिन, पुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो पुलिन का निर्माण होता है समुद्र तट पर, है ना। चलिए बालू का टिब्बा कहाँ बनेगा जी, रेगिस्तान में बनेगा बालू का टिब्बा, है ना। और जलप्रपात किससे बनेगा, तो जलप्रपात, हाँ, छत, कठोर का संस्तर शैल, है ना, कठोर का कठोर संस्तर शैल से बनता है ना। भूकंप, भूकंप हो जाएगा पृथ्वी का कंपन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो इसको आप मिला लीजिएगा, यहां से ये भी आपका मिल गया है। और अगला है कारण बता दीजिए, है ना, कारण बताइए कि कुछ शैल छत्र के आकार में होते हैं, क्यों होते हैं, कुछ शैल जो होते हैं, शैल मतलब चट्टान, है ना, छाता की आकृति का क्यों होते हैं, उसको छत्रक शैल कहते हैं, तो क्यों होते हैं बताइएगा, ये बता दिया गया। बाढ़ मैदान बहुत उपजाऊ क्यों होते हैं, है ना, क्यों होते हैं बताइएगा, अपने मन में इसको आप दोहराइए, है ना, कि जो बाढ़ मैदान है आखिर वो उपजाऊ क्यों है। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्यों, स्टैक एकदम सीधा स्टिक, है ना, स्टिक खड़ा रहना है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब कि धीरे धीरे करके उसको क्या कर दिया, चारों पट्टी से तोड़ करके अलग कर दिया, वो बन गया आपका स्टैक, है ना। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है, ये भी समझ लिए क्यों गिरती है ना, हिलेगा तो गिरेगा ही ना। चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो, है ना, अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा सर, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे यहाँ प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की पूरी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो जो प्रधानाध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से ही लगे रहिए, है ना, क्योंकि प्रधानाध्यापक की भी वैकेंसी आने वाली है आपको मार्च अप्रैल में, ठीक है। क्योंकि पिछले बार तो आप चूक गए थे, और सीट भी इस बार काफी है, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण भी है उसमें, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी आपको यहाँ पर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको तो समय है नहीं, तो समय हमारे मात्र 1-2 घंटा अगर हमारे यहाँ पढ़ लेते हैं, आपका रिजल्ट हो जाएगा। न्यू बैच अभी 2 तारीख से शुरू हुआ था हमारा प्रधान शिक्षक के लिए, आप इसके साथ साथ प्रधानाध्यापक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। यहाँ पर सब चीज हम फिर से देख रहे हैं दोस्तों, जो भी हमारा सिलेबस में प्रधान शिक्षक का, और यही सिलेबस आपको किस में रहेगा, तो प्रधानाध्यापक में भी रहेगा, लेकिन वहां पर डीएलएड के जगह पे क्या रहेगा, तो सिर्फ बीएड रहेगा, है ना, डीएलएड के जगह पे क्या रहेगा आपका, तो बीएड रहेगा प्रधानाध्यापक में। यहां पर पूछेगा 75 नंबर का, और वहां पर पूछेगा आपको 50 नंबर का, ठीक है। पिछला बार तो यही सिलेबस था, अब इस बार भी यही रहेगा, है ना, सिलेबस तो जल्दी चेंज होता नहीं है, ठीक है। और सारा चीज आपका यही रहेगा, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, सब चीज आपका, करंट अफेयर, सब चीज आपका यही रहेगा उसमें, ठीक है। और जो पुराने टीचर हैं वो 251 पे करके हमसे यहाँ जुड़ सकते हैं अभी प्रधान शिक्षक क्लास में, जो पहले जुड़े हुए थे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो भाई साहब शर्माइए नहीं, है ना, कंजूसी मत कीजिए, है ना। अगर रिजल्ट लेना है तो आप जुड़ जाइए उसमें, आपको सभी वहां पर पीडीएफ है, नोट्स है, लाइव क्लास डेली का, पीछे वाला जो छूट गया है वो भी मिल जाएगा, आगे जो होगा वो भी आपको मिलते रहेगा। कोई मंथली चार्ज नहीं है, एक ही बार पे करना है, और अप्रैल मई तक आपकी पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगी। अप्रैल तक हम कोशिश करेंगे आप लोग को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। और अभी जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं तो 499 चार्ज है नए लोगों का, ठीक है। जो नए लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 7857824310, ठीक है। इस नंबर को आप नोट भी कर सकते हैं, है ना, अपने मोबाइल में नोट कर लीजिएगा, जब भी आपको जरूरत पड़े हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट आपको करना होगा सर। और जो पेमेंट करेंगे तो इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे, दोनों नंबर सेम ही है 7857824310। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है सभी लोगों को, ताकि जो भी अपडेट होगा एग्जाम से संबंधित, तैयारी से संबंधित, है ना, सारा अपडेट आपको यहीं पर मिलने वाला है। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आंसर बहुत सारा, यहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह होते रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे, है ना, इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के हम आएंगे, ठीक है। आज जो हम लोग क्लास देखे हैं इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग इसका कल करने वाले हैं, ठीक है।
चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना ध्यान रखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, है ना? जाते-जाते सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सर, ठीक है? आज हमें थोड़ा-सा निकलना है, इसलिए हम थोड़ा-सा समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माता-पिता का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, है ना? चलिए, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।